न्यूज हेडक्वार्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। अगले 1 घंटे हम आपके सामने देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरें रखेंगे 1 मिनट के भीतर। और नमस्कार आप सभी दर्शकों को, बहुत नमस्कार। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। आइए करते हैं न्यूज हेडक्वार्टर की शुरुआत धुआंधार अंदाज के साथ। और पहली खबर विकास बताएंगे। चलिए पहली खबर आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहले बात उस दर्दनाक खबर की जो लखनऊ से आई है। चलती हुई बस में अचानक भीषण आग लग गई। और देखिए, हादसा इतना भयावह था कि जलती हुई बस में 5 यात्री जलकर खाक हो गए। मरने वालों में मां, बेटी, भाई बहन और एक नौजवान शामिल है। आग का गोला बनी ये बस खौफनाक हादसे की गवाह है। लपटें इतनी भीषण हैं जिन्हें देखने के बाद कलेजा कांप उठे। दर्दनाक हादसा लखनऊ में हुआ। सुबह ये एसी स्लीपर बस बेगूसराय से दिल्ली जा रही थी। बस में करीब 80 यात्री थे। अचानक चलती बस में आग लग गई। शोले इतने भड़के कि चंद सेकंड में ही आग धधकती भट्टी बन गई। हादसा आउटर रिंग रोड पर मोहनलालगंज के पास हुआ। उस वक्त ज्यादातर यात्री सो रहे थे। यात्रियों ने बताया कि बस में अचानक धुआं भरने लगा। लोगों को कुछ समझ नहीं आया। साथ ही मिनटों में आग की तेज लपटें उठने लगी। बस के अंदर भगदड़ मच गई। ड्राइवर और कंडक्टर बस छोड़कर भाग गए। आसपास के लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। जब तक दमकल की गाड़ियां पहुंची तब तक पूरी बस जल चुकी थी। हादसे में 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। पाकिस्तान से बड़ा धोखेबाज मुल्क कोई और नहीं। अमन की नौटंकी करने वाला पाकिस्तान फिर एक्सपोज हुआ है। घाटी ने सुरक्षा बलों की कामयाबी के बाद पाकिस्तान की आतंकी साजिश का फन कुचला गया है। एक बड़े एनकाउंटर में आज सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। पिछले 48 घंटों में 6 आतंकी मारे गए। बेचारा बनकर पाकिस्तान आतंक पर घड़ियाली आंसू बहाता है। छाती पीटकर खुद को आतंक का मारा बताता है, लेकिन असल में आतंक की हरकतों से बाज नहीं आता। जम्मू कश्मीर के त्राल सेक्टर में पाकिस्तान की इसी साजिश का पुलिंदा खुला। एक बड़े एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के 3 खूंखार आतंकियों को मार गिराया। जिन आतंकियों का सफाया हुआ उनमें आसिफ अहमद शेख, आमिर नजीर वानी और यावर अहमद भट्ट शामिल हैं। एनकाउंटर में ढेर हुए सभी आतंकी जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के रहने वाले थे। कई वारदात में तीनों आतंकियों का हाथ था। 48 घंटे के भीतर ये दूसरी मुठभेड़ है और सुरक्षा बलों की इस बड़ी कार्रवाई में महज 48 घंटे में 6 लोकल आतंकी ढेर किए गए हैं। राजस्थान के श्रीगंगानगर से एक बड़ी खबर आई है। यहां एक ड्रोन मिलने से हड़कंप मच गया है। ड्रोन की खबर मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस सुपर एक्टिव हो गई और साजिश के ड्रोन की अब जांच चल रही है। जमीन पर धूल फांकता ये ड्रोन पड़ोसी की साजिश का नया पुलिंदा हो सकता है। ड्रोन जैसे ही दिखा श्रीगंगानगर में हड़कंप मच गया। ऐसा इसलिए क्योंकि आशंका ये गहराई कि कहीं ड्रोन विस्फोटक से लैस तो नहीं। यह ड्रोन अनूपगढ़ के गांव 12A में मिला। जिस जगह ड्रोन गिरा वो फॉरेस्ट लैंड है। ड्रोन की खबर गांव वालों ने अनूपगढ़ पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंची। एयरफोर्स से लेकर भारतीय सेना के अधिकारी मौके पर पहुंचे। ड्रोन की जांच चल रही है। एजेंसियां मान रही हैं ये ड्रोन उसी रात यहां गिरा होगा जब पाकिस्तान ने भारत पर नाकाम हमले की कोशिश की और भारत ने पाकिस्तान की ज्यादातर मिसाइल्स और ड्रोन को मार गिराया था। पहलगाम आतंकी हमला और ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर पहुंचे। रक्षा मंत्री ने जवानों के साथ जय हिंद के नारे लगाए और पाकिस्तान के खिलाफ उनकी कार्रवाई पर पीठ थपथपाई। ये जोश और जयकारे दुश्मन देश पाकिस्तान के कानों तक भी पहुंच रहा होगा। ये जोश और जयकारे सुनकर पाकिस्तानी हुक्मरानों को भी हिंदुस्तान की हिम्मत का पता चल रहा होगा। पहलगाम में आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद पहली बार रक्षा मंत्री ने भारतीय जवानों से मुलाकात की, उनकी हौसला अफजाई की
उनके हौसले, हिम्मत और शौर्य के लिए उन्हें बधाई दी। घाटी से ही पाकिस्तान को साफ साफ संदेश दे दिया। दोनों देशों में जो अंडरस्टैंडिंग बनी है, फिलहाल वह इसी बात को लेकर है कि सरहद पार से कोई बेजा हरकत अब नहीं की जाएगी। अगर की गई तो बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। राजनाथ सिंह ने दो टूक कहा, हमें पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम की धमकी की परवाह नहीं। राजनाथ सिंह ने बादामी बाग छावनी का भी दौरा किया और सुरक्षा के हालात और हथियारों का जायजा लिया, तो सुरक्षा बलों को अलर्ट पर रहने की नसीहत दी। देखिए, एक बार फिर से हमारे रक्षा मंत्री ने हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत के लिए स्वदेशी हथियारों पर फोकस किया, जोर दिया है। बुधवार को हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान को तबाह करने वाली एंटी ड्रोन सिस्टम भार्गवास्त्र, इसका सफल परीक्षण हो चुका है। अब हम आपको बताते हैं कि भार्गवास्त्र कैसे काम करता है। आशुतोष। बिल्कुल, देखिए ताकत क्या है। भार्गवास्त्र काउंटर ड्रोन सिस्टम है और एक साथ कई ड्रोन्स को पलक झपकते ही तबाह करने की ये ताकत रखता है। एक साथ दुश्मन के कई ड्रोन्स को मार गिराने में ये सक्षम है और एक साथ बहुत सारे टारगेट्स को ट्रैक कर लेता है। कुछ तो ड्रोन्स देखिए, हमारे ग्राफिक्स वाले ने इधर भी दिखा दिया है, लेकिन हम चाहेंगे कि इसकी दिशा मोड़ दी जाए, कहीं और जाए, सरहद पार। देखिए, उन्हें मार गिराएगा भार्गवास्त्र। 2.5 किलोमीटर तक की दूरी पर छोटे आने वाले ड्रोन्स का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने में यह सक्षम है। भार्गवास्त्र भारतीय सेना की ताकत को और बढ़ा देगा। ये ड्रोन के झुंड को सेकंड भर में बेअसर कर देता है। यह काउंटर ड्रोन सिस्टम मॉड्यूलर है और सेंसर और शूटर से लैस है, जिसे जरूरत के हिसाब से कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। इसे लेयर्ड और टियर्ड एडी कवर के साथ एडी कवर के साथ ज्वाइंट तरीके से काम करने के लिए बनाया जा सकता है और जैसे लंबी दूरी पर टारगेट को, लक्ष्यों को निशाना बनाया जा सकता है। भार्गवास्त्र में लगे रडार 6 से 10 किलोमीटर दूर से छोटे हवाई खतरों का पता लगाने में सक्षम है। अब भार्गवास्त्र में रक्षा की पहली लेयर के रूप में अनगाइडेड माइक्रो रॉकेट का उपयोग किया गया है, जो 20 मीटर की घातक रेंज वाले ड्रोनों के झुंड को बेअसर करने में पूरी तरह से सक्षम है। दूसरी डिफेंस लेयर के रूप में गाइडेड माइक्रो मिसाइल का उपयोग किया जाता है, जो सटीक और प्रभावी निशाना लगाने में सक्षम होते हैं। इस तरह से भार्गवास्त्र अभेद किलों को भी भेद देता है और ड्रोन का परखच्चे हवा में ही उड़ा देता है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान ने हालिया तनाव के दौरान कश्मीर, पंजाब और राजस्थान से लगी सीमा से ड्रोन हमले लगातार किए थे। हालांकि ज्यादातर ड्रोन सुरक्षा बलों ने हवा में ही मार गिराए थे। राजस्थान में बीएसएफ सीमा से लगे जिलों के निवासियों को ऐसे हमलों से निपटने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। सरहद पर तनाव खत्म हो चुका है, लेकिन दुश्मन का कोई भरोसा नहीं। ऐसे में किसी इमरजेंसी की सूरत में जरूरी है सुरक्षा बल मुस्तैद रहें, साथ ही इलाकाई भी हर खतरे के लिए तैयार रहें। कुछ दिन पहले ही तनाव के दिनों में राजस्थान के सीमावर्ती जिलों के लोगों ने रात के अंधेरे में आसमान में कुछ ऐसे मंजर देखे थे, लेकिन लोगों को बाखबर रखना है। इस मकसद से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने बीकानेर और श्री गंगानगर जैसे सरहद से लगे जिलों के लोगों को ड्रोन से निपटने के लिए ट्रेनिंग दी। लोगों को बताया गया कि कुछ भी संदिग्ध वस्तु या ड्रोन दिखने पर पास न जाएं, किसी छेड़छाड़ से बचें, सुरक्षा बलों को खबर करें। बीएसएफ के इस विशेष प्रशिक्षण शिविर में आम लोगों को ड्रोन की पहचान करने, उसके खतरों और निपटने के तरीकों की भी जानकारी दी गई। सीमा पार से पहले भी जासूसी और नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल होता था। ड्रोन के जरिए वीडियो रिकॉर्डिंग कर भारतीय गतिविधियों की निगरानी की जाती है और अफीम, स्मैक जैसे नशीले पदार्थ भी सरहद के इस पार उतारे जाते हैं। देखिए, पहलगाम हमले के बाद भारतीय जवानों ने जिस तरह से पाकिस्तान को जवाब दिया है करारा, ना तो कभी पाकिस्तानी हुक्मरान भूल पाएगा और ना ही हम अपने जवानों का शौर्य भूल पाएंगे। आज जवानों के सम्मान में पहलगाम में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। आज यहां हर हाथों में तिरंगा है और जुबां पर जय हिंद के नारे, दिल में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा और देश के वीर जवानों के लिए सम्मान। यह वही इलाका है जहां 22 अप्रैल को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 26 लोगों की जान ले ली थी, लेकिन वक्त ने करवट ली। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के कुकर्मों की उसे सजा दे दी। वक्त ने फिर करवट ली। अब समय देश के वीर सपूतों को सम्मान देने का है। आज भी वही घोड़े वाले हैं जो 22 अप्रैल को मौजूद थे। आज भी वही लोग हैं जो 22 अप्रैल को मौजूद थे। आज सबके हाथों में तिरंगा है। पहलगाम की तरह श्रीनगर में भी तिरंगा यात्रा का आगाज हुआ। यहां भी बड़ी संख्या में लोगों ने इस यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
ऑपरेशन सिंदूर जिंदाबाद के नारे लगाए और पाकिस्तान को अपने तरीके से जवाब दिया। श्रीनगर में यह तिरंगा यात्रा शेरी कश्मीर पार्क से लाल चौक तक निकाली गई। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर बीजेपी देश भर में तिरंगा यात्रा निकाल रही। जयपुर में भी आज तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा के जरिए भारतीय सेना के शौर्य को कैसे सलामी दी गई, यात्रा की एक एक तस्वीर आपको गर्व से भर देगी। ये मात्र यात्रा नहीं बल्कि भारतीय सेना के शौर्य को सैल्यूट है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने जो अदम्य साहस दिखाया, दुश्मन को घर में घुसकर मारा, सेना के इसी शौर्य गाथा की गूंज जयपुर में गूंजी। यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए जिन्हें हिंद की सेना पर गर्व है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और हमारे पूरे देश की 140 करोड़ जनता का पूरा सहयोग है। अल्बर्ट हॉल से बड़ी चौपट तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा का नेतृत्व बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने किया। यात्रा में राजस्थान पुलिस ने बैंड के जरिए देशभक्ति की धुन बजाई। सेना के समर्थन में निकाली गई इस यात्रा में सबका जोश हाई दिखा। जिस तरीके से तिरंगा यात्रा के लिए हम लोग आए भारत माता के लिए। तिरंगा यात्रा के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। देशभक्ति की धुन और भारत माता की जय के नारों के साथ जयपुर गूंज उठा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने जिस तरह से दुश्मन का साथ दिया, पूरा देश आक्रोशित है, गुस्से में है। देश भर में टर्की के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन की डिमांड है। अब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय समेत दूसरे कई संस्थानों ने तुर्की के खिलाफ एक्शन लिया भी है। दुश्मन का साथ और भारत के साथ विश्वासघात, दुश्मन का साथ और भारत से दोस्ती का दिखावा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान को उकसाया, ड्रोन मदद से भारत के खिलाफ साजिश रची। तुर्की के खिलाफ जेएनयू का एक्शन, इनोनू यूनिवर्सिटी से समझौता तोड़ा। जेएनयू ने कहा कि सुरक्षा कारणों से वो तुर्की के इनोनू यूनिवर्सिटी से समझौता रद्द कर रहे हैं। उन्होंने कहा जेएनयू भारत के टैक्स पेयर के पैसों से चलता है, इसलिए वो भारत के साथ है, भारतीय जवानों के साथ खड़े हैं। 2025 फरवरी में यह समझौता हुआ था। उसके बाद तुर्की भाषा जेएनयू में पढ़ाई जाती है, इसे अब रद्द कर दिया गया। जेएनयू एक सेंटर यूनिवर्सिटी है और उसके कड़े एक्शन से एक बड़ा संदेश गया है। उसके खिलाफ धीरे धीरे पूरा देश खड़ा हो रहा है और यह विरोध भविष्य में टर्की के लिए बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। तुर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान साथ दिया और इसका खामियाजा अब उसे भुगतना पड़ रहा है। तुर्की अजरबैजान को भारत से लगातार जवाब मिल रहा है। अब जरा समझिए कि इस विरोध से कैसे टर्की को नुकसान हो रहा है। पिछले हफ्ते सैलानियों की जो बुकिंग थी उसमें 60% की गिरावट आई है, यानी कि जो भारतीय टर्की घूमने जा रहे थे उसमें से 60% लोगों ने अपनी बुकिंग कैंसिल करा दी है। पुरानी बुकिंग का कैंसिलेशन हो गया, 250% तक इसमें इजाफा हो गया। तुर्की और अजरबैजान के लिए 50% बुकिंग रद्द करा दी है लोगों ने जो वहां पर घूमने जाना चाहते थे। अजरबैजान के लिए क्यों जरूरी है भारत, अब जरा समझिए। पिछले 10 साल तुर्की में करीब 3 गुना भारतीय पर्यटक बढ़े उधर भी। भारतीय सैलानियों के ना जाने से तुर्की को करीब $291 मिलियन का सालाना नुकसान होगा। 2024 में 2,43,000 से ज्यादा भारतीय अजरबैजान घूमने गए थे और भारतीय सैलानियों के ना जाने से अजरबैजान को करीब $308 मिलियन का नुकसान की आशंका है। ये छोटी मोटी रकम नहीं है। तुर्की और अजरबैजान जैसे राष्ट्रों के लिए यह बहुत भारी रकम है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। तुर्की ने पाकिस्तान और भारत के हालिया तनाव के दौरान पड़ोसी देश की मदद की थी। लखनऊ में शिया समुदाय ने इसके खिलाफ विरोध जताया है। लखनऊ के छोटे इमामबाड़े में शिया समुदाय के लोग इकट्ठा हुए और तुर्की के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी शिया धर्मगुरु सैफ अब्बास के नेतृत्व में विरोध जताने पहुंचे थे। इन्होंने टर्की के रवैये पर जमकर आपत्ति जताई। इनका मानना है कि पाकिस्तान की मदद कर तुर्की ने आतंकवाद का समर्थन किया है। हम अपनी आवाज जो है केंद्र सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है इसमें एक्शन ले और वो तुर्की से अपने संबंध तोड़े। सैफ अब्बास ने पाकिस्तान और तुर्की को इस्लाम की शिक्षाओं का पालन करने की सीख दी। अगर इन्होंने कुरान पढ़ा है और इस्लाम की शिक्षा को देखा है
तो मैं ऑन कैमरा ये बात कह रहा हूं नेशनल चैनल के ऊपर कि आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि किसी एक व्यक्ति, धर्म की बात नहीं की कुरान ने, एक व्यक्ति की भी जान को नहीं लेना चाहिए। बात यह भी उठी कि जब टर्की में भूकंप आया था तो भारत मदद के लिए आगे आया था, लेकिन तुर्की ने उस भावना का सम्मान नहीं रखा। जी हाँ, तो तुर्की को अगर एहसान फरामोश कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आखिर तुर्की कैसे भूल गया भारत की वो मदद जो संकट के वक्त में भारत सरकार ने तुर्की तक पहुंचाई थी। चाहे भारत में किसी की भी सरकार क्यों ना रही हो, आजादी के बाद या आजादी से पहले भारत ने तुर्की की मदद हमेशा की है। अब हम तुर्की को याद दिलाते हैं कि कब कब भारत ने उसका बुरे वक्त में और ऐसे ऐसे बुरे वक्त में साथ दिया है कि आप सोच भी नहीं सकते। इस रिपोर्ट में दिखाएंगे आपको। 2023 तुर्की में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया, 55,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे और भारत का ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था तुर्की की मदद के लिए। एनडीआरएफ की 3 टीमें वहां भेजी गई थी ऑपरेशन दोस्त के तहत। डॉग स्क्वाड्स भेजे गए थे ताकि मलबे में दबे हुए जिंदा लोगों की पहचान की जा सके। वहीं 99 सदस्यों की मेडिकल टीम भी भेजी गई थी तुर्की में। भारत को दोस्त कहा गया था और सच्चा दोस्त उस समय भारत को तुर्की ने बताया था। लेकिन 2020 में कोविड महामारी में जब सब पूरी दुनिया घुटने पे थी, तब भारत ने चिकित्सा मदद, दवाइयां, मास्क, पीपीई किट सब कुछ भारत ने, और साथ में सबसे बड़ी दवाई वैक्सीन भी तुर्की भेजी थी। वैक्सीन पॉलिसी के तहत 1970 में देखिए तुर्की शीत युद्ध में फंसा हुआ था, तो भारत ने तब भी टर्की को लेकर आर्थिक मदद भेजी थी। तुर्की को तकनीकी मदद की थी। तुर्की के विकास में भी भारत ने जबरदस्त योगदान दिया है। 1914 से 1918 तुर्की ने ब्रिटिश के खिलाफ युद्ध लड़ा, तो भारत ने चिकित्सा मिशन भेज दिया वहां। घायल सैनिकों को मदद भेजी। तुर्की गणराज्य के गठन का भी भारत ने सबसे पहले उन राष्ट्रों में था जिसका समर्थन किया था। लेकिन अब तुर्की एहसान फरामोश हो गया है। बिल्कुल, कहना बनता भी है कि इतनी मदद के बाद भी आप एहसान फरामोश ही हैं। अरुणाचल प्रदेश में चीन का विरोध हो रहा है। चीन ने कई इलाकों के नाम बदल दिए, जिस पर भारत सरकार ने क्लियर मैसेज दिया है कि नाम बदलने से अरुणाचल के इलाके चीन के नहीं हो जाएंगे, भारत के ही रहेंगे हमेशा के लिए। और चीन पहले भी ऐसा करता रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के कई जिलों के नाम, कई गांवों के नाम बदलता रहा है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश ने चीन की इसी विस्तारवादी सोच को हमेशा करारा जवाब दिया है। कई हिस्सों में बीजिंग के खिलाफ अब विरोध का प्रदर्शन और बिगुल बज उठा है। देख ले चीन, अच्छे से समझ ले जिनपिंग। अरुणाचल प्रदेश में बीजिंग की विस्तारवादी सोच के खिलाफ विरोध के सुर बुलंद हैं। हाथों में तिरंगा, जुबां पर चीन विरोधी नारे। ये अरुणाचल प्रदेश के बाशिंदे हैं। अंजौ जिले में चीन के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। संदेश ये है कि भारत के अंदर चीन का दखल कतई मंजूर नहीं है। हम लोग कभी भी उस देश में रहना नहीं चाहते, इधर ही रहना है। हम चाहते हैं कि इसको बार बार ऐसे नहीं करने से ठीक है, क्योंकि हम लोग ये भारत जो है, अरुणाचल जो है भारत का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इतना ही नहीं, लोगों के हाथों में चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की तस्वीर थी, जिन पर क्रॉस का निशान था। संदेश था कि चीन अपनी हद में रहे। इंडिया का पार्ट है, इंडिया में ही रहेगा, इसलिए बेकार में नाम देते मत रहो, कुछ नहीं होगा आपका। दरअसल चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों का नाम बदला। भारत ने चीन को चेतावनी जारी की, भारत आगे से इस तरह की गुस्ताखी नहीं सहेगा। ऑपरेशन सिंदूर फिलहाल स्थगित है, लेकिन पाकिस्तान के गुनाहों के सबूत मिटने अभी भी बाकी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर से पाकिस्तान को सीधा संदेश दिया है, अब बात होगी तो सिर्फ आतंकवाद और पीओके पर ही होगी। पाकिस्तान की गुस्ताखी का हिंदुस्तान जवाब दे चुका है। अब वक्त है अंतिम प्रहार का। इसका खुलासा भी हो गया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तान ड्रैगन के बल कूदता रहा, क्योंकि चीनी सैटेलाइट्स ने पाकिस्तान की मदद की। एक बार फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पानी के लिए गिड़गिड़ाते पाकिस्तान को सीधा संदेश दिया, बात होगी तो पीओके और आतंकवाद पर होगी। The Indus Waters Treaty is held in abeyance and will be continued to be held in abeyance until cross-border terrorism by Pakistan is credibly and irrevocably stopped. विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को एक बार फिर यह भी याद दिलाया, हिंदुस्तान शुरू से आतंकवाद के खिलाफ रहा है
और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के निशाने पर सिर्फ आतंकवादी थे, ना कि पाकिस्तानी सेना। जंग का मैदान हो या फिर मदद में बढ़ते हाथ, भारतीय सेना हर जगह अव्वल है। पाकिस्तान की फायरिंग में सरहद से सटे कई गांव प्रभावित हुए। भारतीय सेना ऐसे परिवारों तक दवा से लेकर राशन तक सब कुछ पहुंचा रही है। घर घर जाकर सेना लोगों की कैसे मदद कर रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। हिंद की सेना पर हिंदुस्तान को क्यों गुमान है? घाटी से आई ये तस्वीरें गवाह हैं। जंग का मैदान हो, मदद में बढ़ते हाथ हो, देश की हिफाजत हो, आम लोगों की सुरक्षा हो, हर मोर्चे पर भारतीय सेना अव्वल है। पाकिस्तान की गोलीबारी में पुंछ के रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुंचा। अब सेना उन्हीं घर तक मदद पहुंचा रही है। पुंछ चले आइए तो मां भारती का कोई सपूत कंधे पर राशन की बोरी लादे मिल जाएगा, कोई हाथ में खाने का डिब्बा लेकर प्रभावित घरों में दस्तक देता दिख जाएगा। भारतीय सेना की यह मुहिम काबिले तारीफ है। जवान घर घर जा रहे हैं, लोगों के हाथों तक दवा से लेकर राशन तक पहुंचा रहे हैं। भारतीय सेना के इसी जज्बे को देश सलाम करता है। अब खबर कुछ अंतर्राष्ट्रीय मामलों की। गाजा में इजराइल ने एक बार फिर से हमला किया है। ताजा हमलों में 50 से ज्यादा लोगों की मौत की बात कही जा रही है। इनमें 22 बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। गाजा में एक बार फिर मौत का मंजर दिखा। लगातार दूसरे दिन हुए इजरायली हमले में 50 से ज्यादा मौतों की बात कही जा रही है और कई घायल हैं। इससे एक दिन पहले हुए हमलों में गाजा अथॉरिटी के मुताबिक कम से कम 70 लोगों की मौत हुई थी। इजरायली हमला दक्षिणी गाजा के खान यूनिस शहर पर हुआ। शवों को नासर अस्पताल में रखा गया। हमले के तुरंत बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए लोग परेशान दिखे। कुछ लोग मलबे में दबे हुए थे। देर होने पर उनमें कई की जान जा सकती थी। ऐसे में फंसे लोगों को बचाने के लिए मलबा हटाने में कई लोग जुट गए। इजराइल का यह हमला ऐसे समय पर हो रहा है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट की यात्रा पर हैं। देखना होगा ट्रंप इन हमलों और क्षेत्र में शांति पर क्या बोलते हैं। इधर भारत की बात करें तो कर्नाटक के मांड्या जिले में 6 मई को एक शख्स की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जो काफी खतरनाक है। कर्नाटक के मांड्या जिले का पांडोपुरा इलाका गांव में एक शख्स की सरेआम हत्या कर दी गई थी। वेंकटेश नाम का यह आरोपी एक और बदमाश के साथ पहुंचता है और दोनों नरसिंह गौड़ा नाम के शख्स को घेर लेते हैं। इसके बाद दूसरा हमलावर नरसिंह गौड़ा को पकड़ लेता है और मुख्य आरोपी वेंकटेश ताबड़तोड़ उसके ऊपर चाकू से हमला करता है। हैरानी की बात है कि मौके पर 20 से ज्यादा लोग मौजूद थे। बावजूद इसके हमलावर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। एक दो लोग आगे बढ़े लेकिन बदमाश के चाकू दिखाने पर वो भी पीछे हट गए। इसके बाद इस बुजुर्ग ने काफी हिम्मत दिखाई लेकिन ये अकेला शख्स इन्हें रोकने में नाकाम रहा। बताया जा रहा है कि ये वारदात वेंकटेश की बेटी की कथित हत्या का बदला लेने के लिए अंजाम दी गई, जिसके लिए वो नरसिंह गौड़ा के बेटे को जिम्मेदार मानता है। बेटे का गुस्सा बाप पर निकला और एक शख्स की जिंदगी छीन ली गई। मौसम का कुछ नहीं कहा जा सकता, कब मौसम का मिजाज बदल जाए। राजस्थान के बीकानेर में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जब अचानक आए बवंडर से पूरा इलाका खौफजदा हो गया तो क्या हुआ, देखिए रिपोर्ट। आसमान में गुबार, जमीन पर अंधेरा, चारों तरफ भीषण तूफान, इलाके में मचा कोहराम। मौसम का ऐसा भयंकर रूप कि देखने वाले घबरा गए। यह तस्वीर पाकिस्तान से सटे राजस्थान के बीकानेर की है, जब अचानक मौसम ने करवट लिया और रेत का तूफान आ गया। आसमान में रेत का गुबार छा गया, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया। आसमान में मिट्टी भर जाने से विजिबिलिटी इतनी कम हो गई कि लोगों को दिखना मुश्किल हो गया। मौसम के इस भीषण अटैक से कभी पेड़ गिर पड़े तो कभी बिजली के खंभे उखड़ गए।
थोड़ी ही देर बाद मौसम ने दूसरा रूप धरा जब कुछ जगहों पर बारिश होने लगी। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पिछले कई दिनों में मौसम बदला है। कई जिलों में रह रहकर बारिश हो रही है और कहीं कहीं ओले भी गिर रहे हैं। ये रेत का तूफान भी पश्चिमी विक्षोभ की वजह से ही आया है। मौसम विभाग ने 2 दिन बाद एक बार फिर से प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश होने का भी अलर्ट जारी किया है। तो कुदरत इस बार अलग रंग में है। उत्तर भारत के कई राज्यों में पारा 44 के पार है, वहीं पूर्वोत्तर में बेहिसाब बारिश हो रही है। मेघालय के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। शिलांग में ओलावृष्टि ने कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। रिकॉर्ड इसलिए टूटे क्योंकि मई महीने में शिलांग में इतने ओले कभी नहीं गिरे। मौसम अचानक बदला। मूसलाधार बारिश के साथ शिलांग पर ओलों की बेहिसाब बौछार हुई। इतने ओले गिरे कि चंद मिनट्स में ही सड़कों पर सफेद चादर दिखने लगी। गाड़ियों की रफ्तार थम गई। बादल जमकर बरसे। 2 घंटे की बारिश में ही शिलांग की सड़कें पानी में डूब गईं। ऐसा लगा जैसे सड़कों पर दरिया उमड़ आया हो। बाजारों में सामान तक बहने लगा। मेघालय के ज्यादातर इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग की माने तो 20 मई तक मौसम का मिजाज ऐसा ही रहेगा। मेघालय के कई हिस्सों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो देख सकते हैं आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा भी रहे हैं कहां पर क्या स्थिति है। मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, पश्चिम बंगाल हो, आंध्र प्रदेश आंधी बारिश का यहां पर अलर्ट है। विकास, देखिए मौसम का बदलता मिजाज हैरान कर देने वाला है। कई इलाकों में बारिश हो रही है, कई जगह आंधी पानी है और कई जगह अंधड़ आ रहे हैं। और देखिए हम आपको बता रहे हैं आंधी और बारिश का जो अलर्ट है तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी, इन 4 राज्यों में आंधी और बारिश का अलर्ट है। अप्रैल में पहले देश में कई हिस्सों में मई जैसी गर्मी पड़ी। अब मौसम ने करवट फिर ले ली। अगले 5 दिनों में मौसम कैसा रंग दिखाएगा, कहां गर्मी पड़ेगी, कहां गर्म हवाएं चलेंगी और कहां आंधी तूफान के साथ भीषण बारिश होगी, इसकी पूरी डिटेल आपको हम दिखा रहे हैं। मौसम विभाग ने देश के किस किस राज्य में तेज आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया, ये हमने आपको बताया। कुछ और राज्यों की बात कर लेते हैं। लक्षद्वीप, केरल, सिक्किम, ओडिशा, इन राज्यों में भी तेज आंधी और बारिश की आशंका जताई गई है। बिल्कुल, इसके साथ अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड भी है, मिजोरम भी है, त्रिपुरा यानी नॉर्थ ईस्ट की अगर बात कर लें तो यहां पर भी आंधी बारिश का अलर्ट है। बिल्कुल, और इसके अलावा गोवा और महाराष्ट्र, असम, मेघालय, ये भी 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर आंधी बारिश का अलर्ट है। हमने आपको बताया किस तरह से पूर्वोत्तर के राज्यों में न केवल बारिश हो रही है बल्कि ओलावृष्टि भी हो रही है। अब ये जानिए कि देश के किन किन राज्यों में गर्मी कहर बरपा सकती है। 16 और 17 मई कहां कहां हीट वेव चल सकती है, मौसम विभाग ने इसकी पूरी फहरिस्त जारी की है। देखिए कितने राज्यों में हीट वेव का अलर्ट है, तो इसमें राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश के कुछ जिले इसमें शामिल हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी यानी कि लू चलने, हीट वेव चलने की आशंका है, इसलिए घर से जब भी निकलें पानी पी के निकलें और कभी भी एहतियात ना बरतने जैसी हरकत ना करें क्योंकि लू लगने के बाद आपके लिए जानलेवा भी हो सकती है। एक खबर यूपी की टेंशन बढ़ाने वाली है, उस खबर का रुख कर लेते हैं। यूपी में गर्मी और हीट वेव का प्रकोप बढ़ने वाला है। 16 से 20 मई तक यूपी के कई जिले इसके कहर में आने वाले हैं। बिल्कुल, आपको बता देते हैं दरअसल उत्तर प्रदेश के 19 जिले इस सूची में हैं। लू चलने का यहां अलर्ट जारी किया है, जिसमें 15 जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री से भी ज्यादा हो सकता है। अगले 2 दिनों में कई जिलों में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ सकता है और ऐसे में ये 40 के पार 44 के आसपास तक पहुंच जाएगा। बिल्कुल, तो अगले 2-3 दिन अगर बात कर लें, बिहार में भी भीषण गर्मी पड़ने का ही अनुमान है। बिहार में गर्मी का अलर्ट भी है। बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार के 23 जिले जहां पर गुरुवार को हीट वेव चलने की आशंका है। बिल्कुल, और इसके साथ 16 मई तक हॉट डे के हालात भी बने रहेंगे, जबकि मौसम विभाग के माने तो 20 मई तक उत्तर भारत में भीषण गर्मी पड़ेगी। और देखिए मई के आखिरी हफ्ते में बारिश की फिर संभावना है और मई के आखिरी हफ्ते में मानसून आने की भी उम्मीद जताई जा रही है। चलिए खबरों बढ़ते हैं आगे। हैदराबाद के अफजलगंज इलाके की एक इमारत में भीषण आग लग गई, जिसके बाद दमकल कर्मियों ने बेहतरीन काम करते हुए फंसे हुए 9 लोगों को बचा लिया। आग तीसरी मंजिल पर लगी थी और बड़ी तेजी के साथ नीचे की ओर फैली।
दम घोटने वाले धुएं के बीच कई जिंदगियां फंसी थी। दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची तो सबसे बड़ी चुनौती फंसे हुए लोगों को बचाना था। क्रेन की मदद से बड़ी समझदारी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए सभी को निकाल लिया गया। इस नन्ही सी बच्ची की भी जान बच गई। लोगों ने तालियां बजाकर बचाव टीम का शुक्रिया अदा किया। ये मां है, इनकी खुशी के आंसुओं के मायने समझे जा सकते हैं। कुछ ही क्षणों पहले जिगर का टुकड़ा खतरे में था, फिर इससे ज्यादा राहत किसने महसूस की होगी। रिहायशी इमारतों में रहने वाले कई बार खुद मुसीबत बुलाते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक इमारत की पहली 2 मंजिलों पर प्लास्टिक के डिस्पोजेबल रखे होने की वजह से आग फैलती चली गई। भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी के मामले में सुप्रीम अदालत ने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को खूब फटकारा है। सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह पर एफआईआर दर्ज करने वाली मांग पर याचिका पर रोक लगाने से भी साफ इंकार कर दिया। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देकर मध्य प्रदेश में मंत्री विजय शाह फंस चुके हैं और धीरे धीरे उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के दौरान पहले तो विजय शाह को खूब सुनाया और एफआईआर पर रोक लगाने से साफ इंकार कर दिया। सुप्रीम अदालत ने क्या कहा जानिए। वो संवैधानिक पद पर हैं, उन्हें जिम्मेदारी के साथ कोई बात कहनी चाहिए। जब देश ऐसी स्थिति से गुजर रहा है, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। हम जानते हैं कि कुछ नहीं होगा सिर्फ इसलिए कि आप एक मंत्री हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर पर रोक लगाने से साफ मना कर दिया और कहा कि इसके लिए हाई कोर्ट जाएं और माफी भी मांगे। इससे पहले विजय शाह की विवादित टिप्पणी के बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और डीजीपी को 4 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था, लेकिन विजय शाह अपनी याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। तो आपको बताते हैं जो विवादित मंत्री हैं विजय शाह, वो कब कब किन किन बयानों की वजह से राजनीति में विवादों में रहे हैं। तो उनके राजनीतिक करियर पर नजर डाली जाए तो कई बार आपत्तिजनक टिप्पणियों पर सुर्खियों में रह चुके हैं। बीजेपी नेता विजय शाह कब कब विवादित बयान देकर सुर्खियों में आए, एक फहरिस्त इनकी लंबी चौड़ी है। तो आइए जरा सिलसिलेवार तरीके से शुरुआत करते हैं। साल 2013 एक बार पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह चौहान पर विवादित टिप्पणी करने पर भी इनको यानी शाह को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। बालिकाओं को टी शर्ट बांटने के कार्यक्रम में कुछ ऐसा कह दिया था कि दोबारा नहीं कहा जा सकता। जी, मंत्री विजय शाह इस बयान पर सार्वजनिक आलोचना का सामना कर चुके हैं और साल 2018 शिक्षक दिवस समारोह में भी मंत्री विजय शाह मंच से एक विवादित बयान देकर भी सुर्खियों में आ गए थे। उस वक्त उन्होंने कहा था कि आज गुरु के सम्मान में अगर ताली नहीं बजाओगे तो अगले जन्म में घर घर जाकर ताली बजानी पड़ेगी। मतलब बड़बोलेपन है हमेशा से। साल 2020 एक्ट्रेस विद्या बालन मध्य प्रदेश के जंगलों में शूटिंग कर रही थी और उस वक्त वन मंत्री रहे विजय शाह ने एक्ट्रेस को डिनर के लिए आमंत्रण भेजा। फिर क्या हुआ? विद्या बालन ने आमंत्रण ठुकरा दिया और अगले दिन शूटिंग क्रू की गाड़ियों को जंगल में प्रवेश करने से रोक दिया गया। अब देखिए, सितंबर 2022 खंडवा में एक सभा में राहुल गांधी की शादी को लेकर भी आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी शाह जी ने। तब उन्होंने कहा था कि अगर कोई लड़का 50-55 साल का हो जाए और शादी ना करे तो लोग पूछते हैं कि कोई कमी तो नहीं है। तब भी उनका एक वीडियो वायरल हुआ था और इस वीडियो में वो अपने दोस्तों के साथ सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के प्रतिबंधित क्षेत्र में पार्टी करते हुए देखे गए थे। उस पार्टी में मांसाहार परोसे जाने की बात भी सामने आई थी। अब बता दें कि कुंवर विजय शाह का संबंध मकड़ाई के राजघराने से है और वो बीजेपी के सीनियर आदिवासी नेता माने जाते हैं। लेकिन विजय शाह जो है वो अपने बयानों की वजह से ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं। बढ़ती गर्मी के साथ ही आग की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। दिल्ली के पीतमपुरा में गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स की लाइब्रेरी में भीषण आग लग गई। आग का कैसा तांडव था, देखिए रिपोर्ट। धधकती कॉलेज की बिल्डिंग के पहले तल्ले से उठती आग की भीषण लपटें। तबाही की ये आग गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स की लाइब्रेरी में लगी है। पूरी लाइब्रेरी आग के आगोश में है। शोले बिल्डिंग की खिड़कियों से बाहर निकल रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बिल्डिंग नहीं, धधकता हुआ तंदूर हो।
सुबह करीब 9 बजे लाइब्रेरी में आग भड़की। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की 11 गाड़ियां पहुंची। करीब 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया जा सका। गनीमत यह रही कि इस अग्निकांड में किसी की जान नहीं गई। लाइब्रेरी में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली आज गोलियों की गूंज से दहल उठी। छतरपुर मेट्रो स्टेशन के पास एक शख्स पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग झोंक दी। बताया जा रहा है कि करीब 10 राउंड गोली चली है। गोलीबारी में एक शख्स गंभीर रूप से घायल भी हुआ है। शूटआउट के पीछे आपसी रंजिश बताई जा रही है। जमीन पर बिखरे कांच के टुकड़े, चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा। तस्वीरें साउथ दिल्ली के मेहरौली की हैं। छतरपुर मेट्रो स्टेशन के पास स्कॉर्पियो गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, जिससे गाड़ी में सवार एक शख्स गंभीर तौर पर जख्मी हो गया। बताया जाता है कि करीब 1 दर्जन राउंड फायरिंग हुई। घटना की सूचना मिलते ही डीसीपी समेत कई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। आज करीब 1 बजे इंफॉर्मेशन मिली हमें फायरिंग इंसिडेंट की सीडीआर चौक के ऊपर, जिसमें जो एक आदमी को गोली लगी है। तफ्तीश में जुटी पुलिस ने बड़ा दावा किया। फायरिंग की वजह आपसी रंजिश बताई जा रही है। दोपहर करीब 1 बजे सीडीआर चौक पर जिन बदमाशों ने फायरिंग की, उनकी पहचान कर ली गई है। पुलिस का दावा है कि आरोपी जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। अब बात मुंबई की। यहां पर हाईवे पर कुछ युवा लापरवाही के साथ गाड़ी चलाते हुए रील बनाते नजर आए। लेकिन स्थानीय पुलिस की स्पीड ज्यादा रही। मामले में एफआईआर भी हुई और गिरफ्तारी भी। ड्राइवर साहब के हाथ बार बार स्टीयरिंग से हट रहे हैं और कार में सवार 3 लोग बाहर की ओर लटके हैं, यानी कि हाईवे पर फुल मस्ती। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, बगल में एक और कार चल रही है। दोनों कारों से लटके ये युवा तेज रफ्तार के बीच हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वीडियो मुंबई के चेंबूर इलाके के पास ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का है। यहाँ बराबर सड़क के दोनों ओर तेज रफ्तार गाड़ियां गुजरती रहती हैं। ऐसे में इस तरह के स्टंट जानलेवा हो सकते हैं, लेकिन रील का शौक ही ऐसा कि जान की कोई फिक्र नहीं। आप सोच रहे होंगे कि नियम और कायदों का इस तरह माहौल बनाकर ये आरोपी आराम से निकल गए होंगे। सही है, हुआ भी ऐसा ही, लेकिन उसके बाद की कहानी अलग है। आरसीएफ पुलिस स्टेशन की टीम ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके खिलाफ बीएनएस की धारा 281, 125, 3, 5 और मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 184 के तहत कार्रवाई की गई है। वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के सीमा पर स्थित करेगुट्टा की पहाड़ी पर नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने हाल ही में बहुत बड़ा अभियान चलाया। इस ऑपरेशन के दौरान घायल जवानों से मिलने गृह मंत्री अमित शाह आज एम्स पहुंचे। उनके साथ छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी थे। ये तस्वीरें बहुत अच्छी हैं। निश्चित तौर पर मुश्किल अभियानों में शामिल जवानों का इससे हौसला बढ़ेगा। गृह मंत्री अमित शाह एम्स के ट्रॉमा सेंटर पहुंचे थे, जहां वो छत्तीसगढ़ के नक्सल विरोधी अभियान में घायल जवानों से मिले, उनकी सेहत का जायजा लिया, सिर पर हमदर्दी का भी हाथ रखा। घायल जवान इस अपनेपन से खुश नजर आए। ट्रॉमा सेंटर में कई घायल जवानों का इलाज चल रहा है। गृह मंत्री बारी बारी सभी के पास गए। उन्होंने डॉक्टर से इलाज की जानकारी ली, अपनी तरफ से कुछ हिदायतें भी दी। इसके अलावा अमित शाह ने जवानों के परिजनों से भी बातचीत की और उन्हें अपनी तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया। करेगुट्टा की पहाड़ियों पर नक्सलियों के खिलाफ हालिया अभियान 21 दिनों तक चला था। इसमें हजारों जवान शामिल हुए, जिन्होंने 31 नक्सलियों को ढेर कर बड़ी कामयाबी हासिल की थी। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट से नक्सलियों की कमर टूटी है। तेलंगाना छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर पूरे 21 दिन नक्सली विरोधी अभियान चला है। 21 दिन के ऑपरेशन में क्या क्या हुआ और कैसे नक्सलियों का समूल सफाया किया गया, इसकी कहानी बहुत दिलचस्प है। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट यानी लाल आतंक का काल। नासूर बन चुके नक्सलियों के समूल नाश के लिए जब सुरक्षा बलों ने कमर कसी,
तो 21 दिन में लाल आतंक का किला ढह गया। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर से सटी कर्रे-गुट्टालू की वीरान पहाड़ियां, ये जंगल नक्सलियों की पनाहगाह थे। इन्हीं जंगलों से नक्सली सुरक्षा बलों को टारगेट करते थे। पूरे 21 दिन तक सुरक्षा बलों ने कर्रे-गुट्टालू की पहाड़ियों पर नक्सलियों से लोहा लिया। 21 मुठभेड़ हुई और 31 इनामी नक्सली मारे गए। इस अभियान के आप यदि रिजल्ट को देखेंगे तो रिजल्ट आपका फिगर्स में हो सकता है कि रिजल्ट कम दिखाई दे, क्योंकि इससे जो छोटे ऑपरेशन थे उसमें भी उनकी जो किलिंग्स थी वो बहुत ज्यादा हुई है। सीआरपीएफ कमांडेंट आनंद ने बताया, हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद को खत्म करने के लिए मार्च 2026 की एक समय सीमा निर्धारित की है। उसी को देखते हुए अब लगातार यहां पर अभियान चलाया जा रहा है। ऑपरेशन ब्लैकआउट यानी आतंकवादियों का काल। नक्सलियों के सफाई के लिए सुरक्षा बलों ने यह अभियान चलाया और इस ऑपरेशन में क्या कुछ हासिल हुआ, इसकी डिटेल्स विकास देंगे। देखिए, ऑपरेशन ब्लैकआउट में 31 नक्सली ढेर हुए। इन नक्सलियों पर 1,72 लाख रुपए तक का इनाम था। और अभियान के दौरान नक्सलियों के 214 ठिकाने तबाह कर दिए गए। तलाशी के दौरान 450 आईईडी जब्त की गई हैं। 818 बीजीएल के गोले मिले और 899 बंडल कोडेक्स, डेटोनेटर्स और भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। इसके अलावा करीब 12,000 किलोग्राम खाद्य सामग्री भी यहां से बरामद की गई। बिल्कुल, ऑपरेशन 21 दिन तक चला और 21 दिन में कर्रे-गुट्टालू की पहाड़ियों पर नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच जबरदस्त 21 मुठभेड़ हुई। अभियान के तहत सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की 4 तकनीकी इकाइयों को भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया और जिनका इस्तेमाल बीजीएल गोले, देसी हथियार, आईईडी और दूसरे घातक हथियार बनाने में किया जा रहा था। देखिए, ये जो अभियान था, ये भारत के अभी तक का सबसे सक्सेसफुल नक्सलियों के खिलाफ अभियान था, जो कि अब अपने परवान पर है। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। श्रावस्ती के डिकौली में सैकड़ों सालों से चला आ रहा जेठ मेला इस बार नहीं लगेगा। बड़े पुरुष यानी नसीरुल्लाह शाह की मजार पर होने वाले सालाना आयोजन पर सुरक्षा कारणों से पाबंदी। यहाँ हर साल लगने वाले मेले में लाखों की तादाद में हिंदू और मुस्लिम श्रद्धालु पहुँचते हैं, लेकिन पाक के साथ हालिया तनाव के बाद यूपी में ऐसे धार्मिक आयोजनों पर रोक लगाई गई है। पुलिस और प्रशासन ने दरगाह कमेटी को भरोसे में लेकर ये फैसला लिया है। जायरीनों को रोकने के लिए जिले की सीमाओं पर बैरिकेडिंग की गई है। दरगाह पे मेला लगता था, उसको उनसे सहमत लेकर के प्रबंध समिति ने स्वयं ही कहा है कि हम मेला देश के तनाव को देखते हुए अब नहीं करेंगे। बहराइच के सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर जाने से पहले यहां माथा टेकने की परंपरा रही है। मेले में देश भर से लोग आते हैं, अब वो नहीं आ सकेंगे। मजार पर सन्नाटा है और उसके पास मौजूद दुकानों की रौनक भी गायब है।